वेलकम बैक टू द नेक्स्ट चैप्टर। और एक चैप्टर आज हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स खासकर एलिमेंट ट्वेल्थ के लिए जो साइंस लेते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये, तो इसे ध्यान से हम समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो टॉपिक्स है और जो मैंने लिखा हुआ है पहले उसको आपको थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि फिर उसके बाद समझाना और आपको समझना भी दोनों इजी हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है इसमें, देखिए इसमें ना बेसिकली जो मीनिंग है उसी मीनिंग पे पीरियोडिक जब पीरियोडिक टेबल बन रहा था प्रोसेस में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है साइंटिस्ट, डिफरेंट लोग, काफी लोग इस पे रिसर्च कर रहे थे, काफी लोग उस चीज पे लगे हुए थे। तो इसलिए इसमें जितने सारे जो आपको टॉपिक है ना वो नेम वाइज ही है, और नेम वाइज साइंटिस्ट के नेम वाइज है जो उन्होंने अपने रिसर्च फील्ड में पीरियोडिक टेबल के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है उसी चीज के लिए है। जैसे इसमें सबसे पहला है डोबराइनर ट्रायड्स, न्यूलैंड ऑक्टेव, मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए बेसिकली सबसे पहले इन्होंने अपने अपनी चीजें जो दी है ना उसको आराम से समझेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट है आपका डोबराइनर ट्रायड्स। देखिए पहली बात जो उसके मीनिंग है ना, ट्रायड्स इसका मतलब तो होता है थ्री, सबसे फर्स्ट। तो बेसिकली डोबराइनर ने जो दिया था वो थ्री एलिमेंट के जो है ग्रुप्स पे दिया। तो क्या किया था वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। जैसे देखिए उन्होंने क्या किया, थ्री एलिमेंट्स को लिया वर्टिकली। देखिए जैसे उन्होंने लिया नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। आपको सिर्फ इतना इसका मेन थीम समझना है, ठीक है ना, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत शुरुआत में था लेकिन फिर फेल हो गया, फिर न्यूरॉन ऑक्टेव का। तो जो इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखना है, बस इसको समझ लेना है। हालांकि ये आएगा भी नहीं लेकिन आपको समझ लेना है कि कैसे शुरुआत हुआ था पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक मास को अपना इसमें बनाया था रोल। एटॉमिक मास, जनरली एटॉमिक मास को ही सभी लोग बनाए थे जब तक कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आ गया तब तक। पहले एटॉमिक मास पे ही सारी चीजें चल रहे थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। तो यहाँ पे इन्होंने सबका एटॉमिक मास ले लिया। फास्फोरस का 31, आर्सेनिक का 74। उन्होंने क्या बोला कि जब भी कभी ऐसे तीन हम लेते हैं तो एवरेज ऑफ टॉप एंड बॉटम, मतलब एवरेज मतलब क्या, सिंपल इन दोनों को जोड़ के और दो से आपको डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए 74.9 है, मैं इसको 75 मान लेता हूं। उनका बेसिकली ये कहना था कि ऊपर वाले को और नीचे वाले को जोड़ के अगर दो से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग इसके बीच वाले के लगभग बराबर आएगा, लगभग बराबर आएगा, ठीक है ना। मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आएगा। तो हम यहाँ पे ऐड करके देखें तो 75 और 14 इसको लेते हैं। तो 75 और 14 क्या हो गया आपका 89, और 89 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जाए और फिर 2 4 जाए, तो लगभग लगभग वो बोले थे बराबर। लेकिन एक बात और दिमाग में रखिएगा, ये क्या है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं था, ये कहीं कहीं तो ये बुरी तरीके से पिट गया ये रिसर्च। तो आपको ये बस इतना समझना है कि डोबराइनर ट्रायड्स बेसिकली तीन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट पे उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एवरेज ऑफ जो दो का एवरेज अगर आप निकालते हो दो एलिमेंट का तो तीसरे के बराबर लगभग आएगा। क्लियर। हालांकि ये फेल हो गया था बुरी तरीके से, क्योंकि कहीं पे भी मतलब बहुत कम जगह पे ही लागू हो रहा था और ज्यादा जगह पे लागू हो ही नहीं पा रहा था, जबरदस्ती एक तरीके से करवाया जा रहा था, ठीक है ना। और लगभग का कोई पैमाना नहीं था, मतलब लगभग अब जैसे यहाँ पे देखिए 44 आ रहे हैं, यहाँ बीच में 31 है, तो अप्रोक्स का कोई एस्टिमेट नहीं था, बस अप्रोक्स मतलब तो फिर कुछ भी हो गया ना। तो लगभग उसके बराबर भी दूर दूर तक 44 को 31 के अप्रोक्स मानना ये भी इतना मतलब बेवकूफी वाला बात है। तो डोबराइनर ट्रायड्स साहब बुरी तरह से फेल हो गए थे। अब उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव साहब ने कहा भाई डोबराइनर तू रहने दे, मैं हूं इधर, मैं देख लेता हूं, ठीक है ना, तेरा बस तू बस छोड़ ही दे। तो न्यूलैंड ऑक्टेव साहब ने थोड़ा संगीत के पता नहीं ये प्यारे थे, इन्होंने बोला कि भाई सारे गामा पादा नीसा, ठीक है, ऑक्टेव इन्होंने यानी कि ये 8। अब 8 पे क्या सोचा, जैसे सुर होता है ना संगीत का, तो सारे गामा पादा नीसा, तो जहां सा से शुरू होता है वहीं सा पे 8वां खत्म होता है। तो उन्होंने क्या दे दिया कि भाई जहां जिस तरह से फर्स्ट एलिमेंट से आप शुरू करो 8वें एलिमेंट पे जाओगे तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे आपने मान लो सोडियम से शुरू किया, फिर 8 एलिमेंट्स तक काउंट करो, 8वां जहां रहा है तो सोडियम का और उसका सेम होगा। यार ये तो मतलब फालतू बात हो गई ना, फिर बिना किसी लॉजिक के आपने बस संगीत को घुसेड़ दिया इधर। तो इनका भी बुरी तरह पिट गया, क्योंकि इनका कुछ जगहों पे इनका भी ठीक लग रहा था, कैल्शियम के बाद और कहीं सटीक बैठ ही नहीं रहा था, ठीक है। तो न्यूलैंड ऑक्टेव बस ये देखा जाए तो इन्होंने जो रिसर्च किया
ये तो नहीं कह सकते कि मतलब ये बेकार थे या जो भी, लेकिन इन्होंने बस अपने थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए ज्यादा चीजें फोर्स करी विदाउट साइंटिफिक कोई रीजन के, पॉपुलैरिटी के, और बस इसलिए क्योंकि उस समय सब रिसर्च चल रहा था, पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने भी कर दिया। खैर, तो न्यूलैंड ऑक्टेव और ट्रैड्स 3 ऑक्टेव 8, ये दोनों इंपॉर्टेंट मतलब बिल्कुल नहीं था, इन्होंने बस कर दिया और उस समय ज्यादा रिसर्च हुए भी नहीं थे, तो इनका चल वाला, दूसरा कोई नहीं। और इनके जाने न्यूलैंड ऑक्टेव और डोबरैनर ट्रैड्स जो थे, इन दोनों के जब पूरी तरीके से फेल हो गए, उसके पीछे रीजन था मेंडलीव का। अब मेंडलीव ने बोला भाई ऑक्टेव तू भी रहने दे, तेरे बस का नहीं है, ठीक है न्यूलैंड साहब, अब मैं यहाँ पे अपना शुरू करता हूँ। हालांकि मेंडलीव जो थे वो बेसिकली इनके पास जेन्युइन रीजन था, ये भी बाद में, हालांकि इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, हर किसी के ड्रॉबैक्स होते हैं। और याद रखो जो मैं ड्रॉबैक बोल रहा हूँ न्यूलैंड ऑक्टेव के, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज पे अप्लाई नहीं, इसको लिमिटेशंस बोलते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ। लिमिटेशंस बोलो, डिसएडवांटेज बोलो या ड्रॉबैक बोलो, दैट इज सेम, क्लियर। तो मेंडलीव साहब ने क्या किया, इनका बहुत अच्छा एक तरीका था, इन्होंने एटॉमिक मास पे तो अपना किया ही किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, इन्होंने सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले को एक जगह रखा, जैसे इन्होंने कार्ड्स लिए, जिस समय ये सब कुछ कर रहे थे मेंडलीव साहब, उस समय लगभग 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, लगभग 63 एलिमेंट्स। इन्होंने कार्ड्स लिए और हर कार्ड पे मान लो एक केमिकल प्रॉपर्टीज किसी का है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर की प्रॉपर्टीज ये है कि बहुत फास्ट चलता है। अब उन्होंने और दूसरे एलिमेंट्स लिए और देखे कि और कौन कौन से एलिमेंट्स है जो फास्ट चलता है, तो जो फास्ट चलता है उसको उसी कार्ड में चिपका दिए। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ, जैसे दुकानों में आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास अगर साबुन की दुकान, आपके पास साबुन है, तो लाइफ बॉय साबुन है, तो लाइफ बॉय को अपने एक जगह पर रखा, लक्स को एक जगह रखा, उसी तरीके से इन्होंने किया, जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज था उसको एक जगह पे रखा और जो सिमिलर जैसे मिलता था उसमें एक जगह पे रखा। और इन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे अपना रिएक्शन और अपना पीरियोडिक टेबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दिया। क्यों? देखिए, सबसे पहले 2 रीजन थे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहली बात बहुत ज्यादा चीजों से मिलकर एक कंपाउंड बना लेता है, जल्दी बना लेता है, और रिएक्टिव तो होता ही होता है। ये 2 रीजन था, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत जल्दी चीजों से मिलकर बना लेता है, CO2 SO2 ऐसे, क्लियर। तो इसलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पार्ट बनाया इस पूरे प्रोसेस में, क्लियर। उसके बाद इनका प्रोसेस बहुत अच्छा, इन्होंने फिर जगह भी अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ा। इन्होंने भी बोला कि अब फ्यूचर में जो होंगे तो यहाँ पे होंगे, जिसका एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का जर्मनियम, नाम भी दिया इन्होंने, और फर्दर आए भी। और उसके बाद इनर्ट गैसेज भी है, इनर्ट गैसेज जैसे नोबल गैसेज आप बोल सकते हैं, हीलियम, आर्गन, ये सब, वो सब भी है। और वो सब आए तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में बिना उस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए एक अच्छे जगह पे रह भी गए। मतलब उनको फ्यूचर का एक चीजें पता था और उन्होंने एक मतलब बिल्कुल क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड किया था अपने पूरे रिसर्च पे। तो इसलिए उनका रिसर्च उस समय मेंडलीव का बिल्कुल पॉपुलर और सबसे सटीक भी था, जिसका जेन्युइन रीजन भी था, जिसके पीछे कोई इलॉजिकल बातें नहीं होती थी, बिल्कुल जेन्युइन साइंटिफिक रीजन था। तो मेंडलीव वाज ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या हुआ, जो मैंने यहाँ लिखा है, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं दिया, जो उनके पास कोई ऐसा रीजन या कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाइड्रोजन को फिक्स जगह दे सके। दूसरी चीज, आइसोटॉप्स वाले चैलेंज। आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसका सिमिलर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिसके केमिकल प्रॉपर्टी सेम तो थे, एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाने की वजह से उन्हें पता नहीं था। और तीसरी चीज है कि नो प्रिडिक्शन दैट हाउ मच एलिमेंट्स इज फाउंड बिटवीन टू। अब दो एलिमेंट्स के बीच में अब कितने वेरिएशंस एटॉमिक मास के होते थे वो कोई फिक्स नहीं था, और इन्होंने बताया भी नहीं था। किसी किसी का 81.4 हो गया, 81.7 हो गया, तो वो एग्जैक्ट इनको भी पता नहीं था। तो ये इनका मेन ड्रॉबैक था, क्लियर। दूसरा, इन्होंने जहां पे भी R यूज किया, जैसे RO2 लिखा है, तो इस अपने उस कॉलम में RO2 का मतलब R की जगह पे कोई भी एलिमेंट आप ले लो, जैसे CO2 आप ले लो, उसमें जो भी एलिमेंट्स है उस ग्रुप में वो वहां पे इसलिए R उन्होंने यूज किया है। तो ये मेंडलीव साहब थे। और मेंडलीव साहब जो हैं, इनका ऑलमोस्ट डोबरैनर या न्यूलैंड इन सबसे कहीं ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, और मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में, क्लियर। ये तो उन सब का था बात। ये डिमेरिट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये आपको डायरेक्ट लिखने के लिए आता है। सबसे अब उसमें भी इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो जो आपका मॉडर्न, जो हम लोग, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है और जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या है,
सबसे पहले हेनरी मॉसले मॉडर्न पीरियड टेबल में कंट्रीब्यूशन था, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल बोलते हैं। तो हेनरी मॉसले साहब जो है, इनका क्यों इतना सक्सेसफुल हो गया, उसके पीछे रीजन सिर्फ सिंपल था। देखिए, इनका था एटॉमिक नंबर पे, और सभी कोई एटॉमिक मास पे फोकस कर रहे थे, इन्होंने सिंपल एटॉमिक नंबर पे फोकस किया। एटॉमिक नंबर पे फोकस क्यों किया? क्योंकि देखिए, एटॉमिक नंबर पे पहली बात ये कि जब भी इंक्रीजमेंट होगा तो 1 के बाद 2, 3, 4 आएगा। एटॉमिक मास में क्या हो रहा था कि किसी के पापा लीजिए सडनली किसी में चेंजेस आया 81.4 और सडनली किसी में 81.3, 81.7, तो वहां पे फ्लक्चुएशन फिक्स नहीं था। लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या है, प्रोटॉन जो है वो जब इंक्रीज करेगा तो 1, 2, 3, 4। अब ऐसा थोड़ी है 1 के बाद 1 तो कभी रिपीट होगा नहीं, क्लियर, 1 के बाद 2 जाएगा। तो जनरली एटॉमिक नंबर वाला ज्यादा सक्सेसफुल हो गया हेनरी मॉसले का, जहां पे एटॉमिक नंबर क्या था, फंडामेंटल बेसिक रूल किया गया था। इसलिए हेनरी मॉसले को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आप जो पढ़ रहे हैं और आपके जो बुक में दिया हुआ है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही दिया हुआ है, क्लियर। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी सारी चीजें दी हुई हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। पहली बात ये कि मैं इसको एक काम करता हूं, ये आपका जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा वीडियो और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे इसको डिटेल में करूंगा। तब तक आप जो है इसके पार्ट वाले, जैसे मेंडलीव का जो लिमिटेशंस है सब कुछ लिख के तैयार रखिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।